और लगातार हमारी चर्चा जारी है कि महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और क्या यहां पर नया प्रयोग भी हो सकता है। इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और कब तक ये तस्वीर क्लियर होगी, सीधे इसके लिए जो है प्रदीप जी का हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, तस्वीर कब तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी विधायकों के साथ बैठक की है, फडणवीस की तरफ से भी जो बैठक है, इसके साथ साथ ये भी कहे कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह, जो मेरी जानकारी है इसको क्लियर भी करिएगा कि उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है ताकि सभी पार्टियों के साथ बातचीत हो और एक मत होकर के जो है सीएम चुना जाए। देखिए, आप तो एक खबर ब्रेक कर रही है मेरे लिए। मुझे अभी उस पर राजनाथ जी वाले इंसिडेंट पे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति में आकलन, चर्चा, एनालिसिस होती रहनी चाहिए। अगर इसी को जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा तो चर्चाएं कहाँ पे होंगी और निष्कर्ष कहाँ से निकलेगा और समाज में क्या मैसेज कैसे जाएगा। तो ये बड़ा आवश्यक है कि इस पर चर्चाएं होती रहनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सभी का ख्याल रखती है, कम से कम इन मामलों में तो जरूरी रखती है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तक नहीं बैठ जाता है तब तक उसकी कल्पना तो बताइए ना कैसे ख्याल रखेंगे, थोड़ी तो जानकारी दीजिए। चर्चा होनी चाहिए, उसके साथ चीजें भी तो आनी चाहिए सामने ना, कैसे ख्याल रखेंगे? तीनों का ही ख्याल रखना है। नहीं, चर्चा होती रहनी चाहिए और बाकी सारे लोग भी करते रहे। तो एक उसका सीधे सीधे से एक इंडिकेटर है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जब मीटिंग होती है उसके बाद ही निकलती है। तो अभी तक हमें नहीं पता है ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी भी, अब आपके तो सूत्र होते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कोई सूत्र नहीं होते जो कि हमें इस तरह की खबरें दे दें। हम तो अपनी लाइन को, पार्टी लाइन को लेकर के चलते हैं। तो अभी पार्टी लाइन से ही, पार्टी के मंच वाली ही चीजें अगर कोई बातें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए कई फॉर्मूले जो है बीजेपी अपनाती है, हमने देखा है, जिसकी बात अजय जी ने भी कही कि नए प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसे चेहरे आ गए जिनको शायद ही किसी ने सोचा हो, चाहे हम भजनलाल शर्मा की बात कर ले या फिर हम मोहन यादव की बात कर ले या फिर हम नायब सिंह सैनी की बात कर ले। ऐसे कई जो नए प्रयोग है वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, केंद्र के आला कमान की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं। क्या संभवतः यहाँ पर भी चेहरे आ सकते हैं? कुछ तो आइडिया आप दे ही सकते हैं ना, पार्टी लाइन पे क्या बातें हो रही है, या 1-2 का फॉर्मूला है, सीएम डिप्टी सीएम 2? ये तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि कोई असंतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन आप निराश नहीं होंगे एक सरप्राइज के लिए। ये तो इतना तो मैं जरूर आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी हर कार्यकर्ता की अपनी एक जुरिडिक्शन या एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करता, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी तीनों महानुभाव स्वतंत्र हैं, तो वो कुछ भी विचार रख सकते हैं। राजेंद्र जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जिस तरह से आप बातें गोल मोल घुमा रहे हैं ना प्रदीप जी, राजेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। राजेंद्र जी, एक तो आप मुस्कुरा किस लिए बात के लिए रहे हैं, उनकी कौन सी बात जो है आपको बहुत मुस्कुराहट दे रही है? राजेंद्र जी मेरे पे बहुत नाराज थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। राजेंद्र जी अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप लोग निराश नहीं होंगे, तो हमें क्या निराश होना है? निराश तो आपको होना है और आस होना है। हम तो पत्रकार लोग हैं, कोई भी बने उस पर बात करेंगे। तो ये आशा निराशा हमारी तरफ नहीं है, वो उन्हीं की है कि भाई पार्टी के कार्यकर्ता या तो निराश होंगे या उत्साह में आएंगे। हम तो प्रदीप जी भी बन जाए मुख्यमंत्री, भाई प्रदीप जी मुख्यमंत्री मान लीजिए बन जाए, कल को बना सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हम तो हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे भाई दूसरे लोग। बस ये है कि हम कहेंगे कि भाई प्रदीप जी के साथ हमारी बहस हो रही थी। ठीक है राजेंद्र जी, इस पूरे बम्पर जीत का आप नायक किसको मान रहे हैं और क्या उस नायक को यहाँ पर सीएम बनाया जा सकता है? अब तक तो जो चीजें चली आई हैं उससे इधर हटके बताइए। मुझे दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में जिनका इम्पैक्ट हुआ है। पहली बात तो यह है कि मोदी और शाह या जो लोग भी रणनीति बनाते हों, उन लोगों ने जो स्थितियां लोकसभा चुनाव के बाद हुई, समय रहते उनको आइडेंटिफाई किया, कैसे इसे चेंज किया जा सकता है, उस पर उन्होंने काम किया होगा। और दूसरी बात, शिंदे ने जो ये स्कीम लाई है, और वो स्कीम शिंदे अपने दिमाग से लाए होंगे, मुझे नहीं पता। सरकार जो है एक सामूहिक रूप से चलती है। ठीक है, इसका जवाब मैं समीर जी से लूंगी, आप अपनी बात कहां से आया। हाँ, लेकिन ये स्कीम ये इंपॉर्टेंट रही जिसने सारा गेम चेंज करने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन सिर्फ यही स्कीम नहीं है, जो लोग कह रहे हैं सिर्फ इस स्कीम से, जैसे झारखंड में भी ये कहा जा रहा है मैया स्कीम से, मैया स्कीम से नहीं हुआ है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनके साथ वो स्कीम मिल करके बहुत इफेक्टिव हो गई। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ है। जी समीर जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से जो ये बात कही जा रही है लाडली बहना को लेकर के,
क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और उसका असर भी हमें चुनाव के वक्त में देखने को मिला था, जब शिवराज सिंह जो है बम्पर जीत के साथ आए थे। भले ही सीएम नहीं बने, लेकिन केंद्र में अभी चले गए हैं, लेकिन जीत उनके ही नाम पर और इसी योजना के नाम पर। क्या आप मान रहे हैं एकनाथ शिंदे का नहीं, इसके पीछे दिमाग किसी और का है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे की योजना होगी। ये योजना तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में लागू हो चुकी थी। तो मुझे लग रहा है कि ये एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव दिया होगा। ये तो राज्य सरकार की रही है और एकनाथ शिंदे ने कभी नहीं कहा कि ये मेरे दिमाग की ख्वाहिश और ये योजना में लेकर आया। राज्य सरकार को इसका क्रेडिट जाता है इस योजना का। देखिए, मुझे लगता है कि कई एक ऐसा फार्मूला निकाला जाएगा। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के बेटे जो श्रीकांत शिंदे वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाए, वो सांसद है कल्याण डोंबिवली से, उन्हें केंद्र में मंत्री कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, अजित पवार का तो कोई रोल ही नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में। अजित पवार जानते हैं कि वो 5 बार की उप मुख्यमंत्री है और वो फिर 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री में उनकी कोई संभावना नहीं है और एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ संघ के बहुत करीबी है, संघ के लाडले हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लाडले हैं। राजस्थान के अंदर अगर भजनलाल बनते हैं तो वसुंधरा राजे की संघ के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ कैसा रिश्ता था, ये सबको मालूम है। शिवराज सिंह चौहान की जगह अगर मोहन यादव आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, केंद्र में आना था, ये तय था, इसलिए वहां अब आए। देवेंद्र फडणवीस के साथ सब कुछ फेवर में, संघ के सबसे करीबी हैं, नागपुर से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी तो देवेंद्र फडणवीस का नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जिक्र करा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम सीनियर नेताओं को दरकिनार कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और फिर ये कह देना कि मराठी आदमी है, मराठा वोटर नहीं मिलेंगे। तो 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, 5 साल रहे, तो 2019 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा थे और मैंडेट जो मिला था वो शिवसेना, संयुक्त शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मिला था। 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये कह देना कि वो मराठी इससे नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में ये मान करके चल सकते हैं क्या कि देखिए, पहले सीएम थे, सीएम के बाद डिप्टी सीएम, कोई भी नहीं होगा जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम का पद लेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हामी भरी। क्या अब उसी डेंट को यहाँ पर खत्म करने के लिए या फिर ये कहें कि उसकी भरपाई करने के लिए वापस से सीएम का पद जो है देवेंद्र फडणवीस को दिया जा सकता है? क्योंकि उतने ही उत्साह के साथ उन्होंने इस चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया, भले ही उनके कद को थोड़ा सा कम कर दिया गया। देखिए, पहले भी ऐसे उदाहरण रहे कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री जो कैबिनेट में शामिल हुए। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में शिवराज सिंह सरकार के कैबिनेट में वो शामिल हो गए थे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक अनुशासित सिपाही है पार्टी के। पंजाब में भी राजेंद्र और बट्टल वो पार्टी का काम करना चाहते थे। जब उन्हें कहा गया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, नरेंद्र मोदी ने फोन किया, उन्होंने स्वीकार किया, पार्टी में संगठन का काम किया, धुआंधार प्रचार अभियान किया, धर्म युद्ध की बात की उन्होंने, ओबीसी को ललकारा, वोट जिहाद की बात की। तो देवेंद्र फडणवीस की जो भूमिका है वो पूरा प्रदेश जानता है इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। नायक के तौर पर आप देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं? बिल्कुल, 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे से चलाया है और सबके प्रिय रहे, कार्यकर्ताओं के प्रिय। तो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। हाँ, जैसे ही जीत के करीब पहुंच रहे थे वैसे ही उनके घर पर हलचल भी मच गई थी कि देखिए सीएम के तौर पे आ सकते हैं। और राजेंद्र जी, आप कुछ एग्जांपल दे रहे थे, वो उदाहरण आप दे दीजिए, फिर मैं अजय जी का यहाँ पर रुक करूंगी। नहीं, मैं वो उदाहरण दे रहा था पंजाब का के बाद मिनिस्टर्स भी बने हैं, जिसमें राजेंद्र बट्टल है, बाबूलाल गौड़ का नाम तो समीर जी ने लिया ही कि शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनके मंत्रालय में, उनके कैबिनेट में मंत्री बने बाबूलाल गौर, जबकि उमा भारती के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं जो समीर जी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अब दोबारा उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले जी। या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई दूसरी भूमिका उनकी होगी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए तो प्रदीप जी के पास चलेंगे क्योंकि सटीक और सही जवाब वहीं से मिलेगा। उससे पहले अजय जी आपके पास हम आते हैं। जो एक हमने बीजेपी और आरएसएस का डेडली कॉम्बिनेशन देखा है, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा के वक्त में जब आरएसएस की थोड़ी नाराजगी हो गई थी तो बीजेपी किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में या अन्य जगहों पर भी हमने देखा, इवन महाराष्ट्र की भी मैं बात करूंगी, वहां पर वो सीटें वो उम्मीद के तक जो है वो नहीं पहुंच पाई थी। अब जब यहां पर आरएसएस का पूरा समर्थन मिला है और यहां से वो देवेंद्र फडणवीस जो है उनके लाडले भी है, जिस तरह से समीर जी ने भी कहा, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि आरएसएस को नाराज अब नहीं किया जा सकता है
और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, क्या नितिन गडकरी आरएसएस के लाडले नहीं है? वो भी तो लाडले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सत्ता की जो रणनीति है, आरएसएस का बहुत क्लियर फंडा होता है कि सत्ता बनाए रखने के लिए, भविष्य में लंबे समय के लिए बनी रहे, इसके लिए वो कोई भी प्रयोग करने को तैयार होते हैं। और एक बात मोहन भागवत जी बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सभी हिंदुस्तानी जितने भी हैं वो सब हिंदू राष्ट्र के और हिंदू उसके हिस्सा हैं। फिर दूसरी चीज वो कहते हैं कि दूसरे खेमे में भी बैठा कोई व्यक्ति यदि हमारे विचारों के साथ में खड़ा होता है तो वो हमारा है और हमें उसको बढ़ाना चाहिए, आगे लाना चाहिए। तो ये जो आरएसएस का है, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आरएसएस इस प्रयोग के लिए कभी भी तैयार होगी कि यदि शिंदे को ही मुख्यमंत्री रखा जाए, फडणवीस को कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, बड़े रोल में लिया जाए और उसको लेकर के आरएसएस को फायदा हो कि यदि भाजपा का अध्यक्ष आरएसएस का ही कोई एक बड़ा मजबूत व्यक्ति हो जाए तो, और चहेता व्यक्ति हो जाए, तो आरएसएस के लिए इससे ज्यादा अच्छी क्या चीज हो सकती है? और जो राज्य का मुख्यमंत्री है, क्या उसकी हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या किसी दूसरी उस स्थिति में चल सकता है? नहीं चल सकता है। उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और आज यह स्थिति है इस चुनाव की जीत के बाद कि जो बीजेपी चाहेगी वही होगा, जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे, आरएसएस चाहेगी वही होगा। तो निश्चित रूप से उस रणनीति पर चर्चा कर ली गई होगी। अब सिर्फ एक फैसला पर्ची पकड़ाई जानी है, कोई व्यक्ति नाम अनाउंस करेगा और सब हाँ कहेंगे, कोई ना नहीं करेगा। ये जान लीजिए, ये आपने देख लिया है चाहे जिस राज्य में हो। तो इससे आप समझ लीजिए यही एक खूबी है आरएसएस बीजेपी की कि वहां जो कह दिया उसी को मना सबको लेते हैं, सब लग जाए, मना सबको लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमें हरियाणा में अभी के वक्त में मिला था कि अनिल विज जी को भी मना लिया गया था और नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ही नाम अनाउंस कराया। तो ये चाणक्य नीति जो है अमित शाह की वो नजर आती है। और मुझे लग रहा है प्रदीप जी इसको लेकर मुस्कुरा भी रहे। लेकिन प्रदीप जी ये बताइएगा, देवेंद्र फडणवीस पे जो बातचीत हो रही है कि अगर सीएम नहीं तो वो डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे, क्या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि वैसे भी बीजेपी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभी चुनाव और खोजने के लिए वो चेहरा अभी खोज ही रहे हैं कि हम किसे अगला जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, तो संभवतः ये हो सकता है। बहुत ही अच्छी व्यक्ति और हमारे कार्यकर्ता इसका बहुत हृदय से स्वागत करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैं पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का, तो वो बड़ी क्लियर है। उससे आप कुछ कितना भी घुमा के प्रश्न पूछ लें, शर्त लगा लें और कोई मुझे मेरे इस स्टांस से हिला दे तो मैं छोड़ दूंगा, समाज ही छोड़ दूंगा मैं। तो वो मेरी एकदम क्लियर लाइन है कि मैं उसको लांग नहीं सकता। प्रदीप जी आज कुछ कहने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए कब तक प्रदीप जी से कहला नहीं पाएंगी जी? आप प्रदीप जी से कहला नहीं पाएंगी। नहीं, मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ उसके अंदर। किरण जी बिल्कुल। किरण जी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो अभी जगत प्रकाश नड्डा जो अध्यक्ष है उन्हें भी नहीं मालूम होगा। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम होगा कि इन्हें किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। वो जो नाम तय कर लेंगे वो नाम डिक्लेयर हो जाएगा। जी, ये आपने बहुत सही बात कही समीर जी की मैंने कहा ना पर्ची से नाम निकल आएगा। नहीं, इसमें मैं ये जोड़ूंगा, बिना खर्ची की पर्ची यहाँ निकलती है। जैसे मोदी जी बिना खर्ची की बात करते हैं, बिना खर्ची की पर्ची निकालते हैं यहाँ लोग। प्रदीप जी बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है प्रदीप जी कुछ तो एक हिंट आप दे ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा आज शाम तक तस्वीर क्लियर होगी? आज शाम तक इससे इनकार नहीं किया जा सकता। घटनाक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि एक बहुत बड़े राज्य की बात है, सकारात्मक घटनाक्रम आगे बढ़ना चाहिए। और सर मैं आदरणीय तिवारी जी से कहना चाहूंगा, सर मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि चर्चा करने के लिए बहुत ही अवसर बना रहेगा। अब कल 10 बजे हो, कल शाम को हो, आज 6 बजे हो जाए, अगर कल 6 बजे होता है और आज बंद हो जाए तो चर्चाएं बंद हो जाएंगी। ये चर्चाएं होती रहनी चाहिए। ये जो उसके बाद दूसरी चर्चा शुरू हो जाएगी। ये बीजेपी की रणनीति भी होती है कि चर्चाएं होती रहनी चाहिए।
और ये बात प्रदीप जी भी मानेंगे। मान रहे, वो तो ये कह भी इनकी रहे हैं कि रणनीति देखिए है कि चर्चाएं करते चर्चाएं रहिए, होंगी हम तो कुछ ज्यादा नहीं बात बोलेंगे, होगी। हमने पूरा जिप ये लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इसी पर बातचीत होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नायक कौन है, ये समझना है, और अगर बैलेंस आउट करना है तो किस तरह से बीजेपी इस पूरी चीजों को बैलेंस आउट करके जो है महाराष्ट्र की राजनीति को आगे लेकर के चलेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। जब सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प हो तो नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल शासन में उत्तर प्रदेश ने भी एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। हमारा उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ का वासी देश और दुनिया के अंदर कहीं जाता है, नाम उत्तर प्रदेश का आता है तो उसके चेहरे पर खुशहाली उसकी सामने दिखती है कि वाह उत्तर प्रदेश का। जन जन से सरोकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। समस्याओं के निस्तारण में यूपी नंबर 1 है। 5 करोड़ 14 लाख आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य है। 9.5 करोड़ जनधन खाते खोल यूपी ने कीर्तिमान बनाया है। केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी यूपी अव्वल नंबर पर है। महिला सुरक्षा हो या अपराध पर शिकंजा, यूपी की योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश देश में उत्तम प्रदेश बन चुका है। विकास के पथ पर यूपी निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की नीतियां प्रदेशवासियों की जिंदगी में खुशियां भरने का काम कर रही हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, समीर जी आपके पास हम वापस लौट रहे हैं, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस ने कल मीडिया से जब बातचीत की तो कई ऐसी चीजें उन्होंने कही हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में उनके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं और मैंने चक्रव्यूह को तोड़ा है, इसके साथ आया मैं समुंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। इस तरह की कई ऐसी बातें रही हैं। और कल एक ऑडियो भी उनका जा रहा था, क्योंकि कल 23 नवंबर था और अगर हम पहले की बात करें तो 23 नवंबर को ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। तो इस तरह के वाक्य, इस तरह की बातें, इस तरह का बयान सामने आ रहा है तो इशारा किस तरफ और मायने क्या निकाले? जी देवेंद्र फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किराने घर मत बसा लेना, मैं समुद्र लौटकर जरूर आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस का ये कहना था, उद्धव ठाकरे को संदेश देने की कोशिश की थी कि आप मुझे अभी विपक्ष में बैठा हूं, मैं सत्ता में वापस लौटूंगा। देखिए देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना इसलिए भी है कि जो एकनाथ शिंदे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर भी अगर महाविकास आघाड़ी में चले जाए तो वहां सरकार नहीं बनवा सकते। जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी की दुर्गति हुई है, एकनाथ शिंदे क्या चाहेंगे? एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि मेरा बेटा भी सेटल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वो प्रदेश में अच्छे मंत्रिमंडल दे सकती है, बड़े आयोग दे सकती है, आने वाले बीएमसी में आपका मेयर बना सकती है, केंद्र में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को मंत्री बना सकती है। अजित पवार के लिए का भी अभी मंत्रिमंडल में रास्ता खुला हुआ है। उनके जो प्रफुल्ल पटेल है वो मंत्री नहीं है, सुनील तटकरे मंत्री नहीं है, उनकी वाइफ राज्यसभा चली गई है, अभी वो मंत्री नहीं है। तो अजित पवार से भी कहा जा सकता है कि भाई आपके प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, पर अजित पवार जानते हैं कि वो डेप्यूटी बनेंगे। मामला सिर्फ ये है कि एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा। कई बोर्ड के आयोग हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तय कर चुके होंगे कि किन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। सिर्फ यह है कि घोषणा कब की जाती है, बस घोषणा करने की देरी है यहाँ पर। अमित शाह उस मामले में एकनाथ शिंदे से बात कर रहे होंगे, अजित पवार से बात करेंगे, और मुझे लग रहा है कि नाम तय होगा, तीनों बैठेंगे और जब मुंबई में बैठक होगी वहां नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि यह महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे। जिसको लेकर प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि संभवतः हो सकता है कि आज शाम तक जो है तस्वीर क्लियर हो जाए। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए। फिर आज नहीं होगी घोषणा, आप मान लीजिए कल होगी, क्योंकि आज तो एकनाथ शिंदे की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड का नाम तो एक नाम मात्र का नाम, आज भी काफी हलचल है समीर जी, आज भी काफी हलचल देखने को मिल रही है, मुलाकातों का दौर चल रहा है।
तो चलिए कल तक में इंतजार कर लेते हैं। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को रखिएगा। किरण जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि वो जो आपने उनकी बात बताई कि मैं समुंदर हूँ, वो लौट के आऊंगा, तो वो वीडियो वायरल हुआ था, वो पिछली विधानसभा में ही उन्होंने कहा था। जैसे आदरणीय समीर जी ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। मैं वही बताना चाहता था कि उनका जो वो वीडियो था वो अभी फिर से वायरल हो गया चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। जी, वो पहले कह चुके थे, क्योंकि कई एक कयास भी लग रहे थे ना कि सीएम थे और वापस से वो सीएम के इसमें आएंगे, इसको भी लेकर के एक देखा जा रहा था। लेकिन समीर जी ने उस बात को जो है यहाँ पर क्लियर किया कि वो उद्धव ठाकरे के लिए उनका संदेश था। लेकिन मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, उसको किस तरह से देखे प्रदीप जी? अभिमन्यु तो सारा अपने आप में सेल्फ एविडेंट है। वो जो है, जो लोग जो समाज के मुख्य कर्ता धर्ता है या जो किसी भी समाज में अपने परिवार के मुखिया भी हैं, ये उनके समझने के लिए ये इशारा काफी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो तैयार होता है, वो एक समय आता है जब उसके परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तो वो उनके परफॉर्मेंस का, आदरणीय देवेंद्र जी के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है। और उन्होंने जिस प्रकार से द्रोणाचार्य को अर्जुन जी ने जो है तीर मार के सलामी दी थी, प्रणाम किया था, जैसा हमने महाभारत में देखा, तो उसी तरह का उनका वो सलाम है समाज को, देश को, कि मैं आ गया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हम इसको और प्रगति की राह पे ले चलेंगे आगे। चलिए इसका सीएम से जोड़ करके कोई अर्थ ना निकाला जाए, आपने वो बता दिया। ठीक है, ठीक है। अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से समीर जी ने भी अभी कहा है कि देखिए अगर एकनाथ शिंदे नाराज भी हो जाते हैं, अजीत पवार नाराज भी हो जाते हैं कि उनको सीएम नहीं बनाया गया। अजीत पवार तो चलिए डेप्यूटी सीएम के लिए वो खुश है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को पहले भी देखा और वो अब भी जानते हैं कि अभी मुख्यमंत्री के लिए तो फिलहाल वो किसी रेस में नहीं है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, क्या वो वापस से जिस पार्टी से टूट करके आए हैं उसी पार्टी में जा सकते हैं? और खास तौर से कल उस बयान के बाद जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को यह कहा था कि देखिए गद्दार ही, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा के वक्त में ये बात कही थी कि एकनाथ शिंदे जो हमसे विरोध करके गए हैं, जो बागी है, जो गए हैं, जो गद्दार हैं वो गए हैं, और देखिए वो असली शिवसेना नहीं है। और कल इसी बात का जिक्र करते हुए शिंदे ने यह कह दिया कि देखिए असली शिवसेना हम ही है, गद्दार ही आप हमें कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लग रहा है कि वापस से अपनी पार्टी में दोबारा जा सकते हैं? संभावना कम ही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब सोच भी आप नहीं सकते हैं। और जो आज की राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कहीं पर इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि किसी स्थिति में शिंदे अब उस शिवसेना के साथ ना जा सकते हैं, ना उनके साथ जाना उनके लिए कहीं से भी उचित होगा। क्योंकि जो हालात हैं आज, उन हालात में दो तीन चीजें, आप महाराष्ट्र में सरकार तब चला पाएंगे या जो भी आप बहुत अच्छे ढंग से पार्टी आप रन कर पाएंगे तब जब आप केंद्र की सरकार से पॉजिटिव रुख रखेंगे। और यही नहीं होने पे आपके तमाम चीजें होंगी, तमाम शिकायतें अभी निकल आएंगी, तुरंत तमाम इंक्वायरीज निकल आएंगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो और यहां रह के आप हर तरह से सुरक्षित, आपको एक मोदी कवच मिला हुआ है, अमित शाह का कवच मिला, तो उस कवच के रहते हुए निश्चित रूप से आपकी पार्टी भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है, आपको पद भी मिल रहा है। तीसरी चीज ये है कि एकनाथ शिंदे को सामान्य तौर पे मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आनी नहीं थी, लेकिन यहां आकर के वो मुख्यमंत्री बन गए और उनके लिए फिर संभावना भी है। फिर संभावना क्यों है, मैं इसके पीछे एक वजह बता दूं। जी, नरेंद्र मोदी ने जब जीत के बाद में अपना भाषण दिया भाजपा मुख्यालय में, तो विशेषकर एक नाम का जिक्र किया, परम मित्र देवेंद्र फडणवीस। और आप शायद भूल रही हैं कि आपको याद होगा हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने रैली में जिक्र किया था कि मेरे परम मित्र मनोहर लाल, जिनके साथ मैं मोटरसाइकिल से घूमा करता। तो आप समझिए, और उसके बाद चंद दिनों बाद जो फैसला आया था उसमें मनोहर लाल वहां से चले गए, उनकी विदाई हो गई, दूसरा मुख्यमंत्री हो गया। आप कह रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है आपका इशारा इस तरफ है कि वो केंद्र का रुख भी कर सकते हैं, या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही थी उस तरफ भी देवेंद्र फडणवीस को ले जाया जा सकता है। बिल्कुल, परम मित्र कहने के बाद इस बात के लिए ज्यादा मुतमईन हूँ। जी, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, और ऐसा अध्यक्ष बनाना है, आरएसएस कह चुका है, जो आरएसएस का प्रिय हो। तो ऐसी स्थिति में चुने हुए नाम है, और जो इस तरह की सफलताओं से यदि जुड़ा हुआ हो, लवरेज हो, तो ऐसी स्थिति में कोई और नाम
आज की तिथि पे दिखाई नहीं देता। जो इतनी बड़ी सफलता भारत के इतिहास में महाराष्ट्र में भाजपा को इतनी बड़ी सफलता नहीं दिला पाया है, ऐसी स्थिति में उपलब्धि है और उस उपलब्धि का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिले तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे व्यक्ति को वहां ले जाया जा सकता है। और वो नरेंद्र मोदी का भी बहुत करीबी है, बिल्कुल और वहां पर भी करीबी है। ठीक है राजेंद्र जी, वक्त वाइंड अप का हो रहा है, इसलिए जाते जाते आपसे ही हम यहाँ पर जो बात अजय जी कह रहे हैं जी, एक सवाल भी उसके साथ। देखिए यहाँ पर हम हमेशा देख रहे हैं मराठा और गैर मराठा, क्योंकि देखिए अगर सीएम बना रहे हैं तो आप इन समीकरणों को जरूर में ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये काम भी करता है। कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि मराठा के तौर पर एकनाथ शिंदे आगे नहीं, पहले तो ये चीज जो अजय जी कह रहे थे, हाँ, उस पे भी 1.5 महीने पहले इस तरह की चर्चाएं बहुत आम थी कि आरएसएस ये चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस अगर यहाँ से हटाया जाए तो अध्यक्ष बनाया जाए, तभी उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो अगर ऐसा है तो इस बात पे दम है जो अजय जी कह रहे हैं। और जो आप कह रही हैं कि मराठा और गैर मराठा तमाम तरह के समीकरण, वो समीकरण सिर्फ उस राज्य में मोदी जी नहीं देखते हैं, दूसरे राज्यों के समीकरण भी देखते हैं। अगले आने वाले चुनाव कहाँ हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कभी इस तरह की चीज नहीं हुई, राजस्थान में सब चीज ये देख करके कि झारखंड में चुनाव है, बिहार में आने वाला है, उत्तर प्रदेश में चीजें होने वाली हैं, वहां माहौल ये चल रहा है, तो मध्य प्रदेश से हम क्या बेसिस दें। तो ये सारी चीजें भी दरअसल बहुत महीन राजनीतिक रणनीति बनती है भारतीय जनता पार्टी में, जिसका उदाहरण महाराष्ट्र के नतीजे खुद है। सारे लोग ये मान रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में महाअघाड़ी बहुत अगाड़ी है, वो सबसे पिछाड़ी निकल गई। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर प्रचंड जीत महायुति को मिली है, उसके बाद तो संभवतः महाविकास अघाड़ी को, और मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे ने ये बात कही भी जब नंबर्स आए सामने कि इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मैं सोच रहा हूं ये क्या हो गया। तो इससे समझा जा सकता है कि वो खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह के नंबर्स आएंगे, इतने कम और इतने पिछड़ जाएंगे वो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। लेकिन प्रदीप जी ने अपने जुबान में बिल्कुल जिप लगा रखा था, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। संभवतः कल तक जो है या आज शाम तक भी बात हम कह रहे थे,